हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यापार चक्रों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। हाउ टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल क्या है, क्या प्रकार हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इससे पूर्व की वीडियो में हमने समझा है। और ट्रेड साइकिल को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले यह भी समझना जरूरी है। कीमतों का बढ़ना या घटना ही व्यापार चक्र कहलाता है। तेजी या मंदी का दौर व्यापार चक्र कहलाता है। तो कीमतों का बढ़ना उपभोक्ता के लिए हानिकारक है, लेकिन उत्पादक वर्ग के लिए लाभदायक है। जब तेजी का दौर होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वर्ग आर्थिक क्रियाओं से बाहर हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें इतनी ऊंची चली जाती हैं कि आम तबके की पहुंच से दूर हो जाती है। इसलिए उस तेजी के दौर को नियंत्रित करना आवश्यक है। और यदि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है, कीमतें घट रही हैं, तो हम कहेंगे ये तो अच्छी स्थिति है, हर चीज सस्ती हो रही है। लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में कीमतें इतनी गिरने लगती हैं कि एक उत्पादक वर्ग के लिए वह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि उत्पादक वर्ग ने जिस लागत पे उसको तैयार किया है, उसकी कीमत उससे भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादक वर्ग को उसकी लागत भी निकल नहीं पाती उस कीमत से, तो उत्पादक वर्ग अर्थव्यवस्था से या आर्थिक क्रियाओं से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। जब उत्पादक वर्ग ही बाहर हो जाएगा, तो उत्पादक क्रियाएं, प्रोड्यूसर एक्टिविटीज कैसे होगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों के धंधे कैसे चलेंगे, धंधे बंद होने लगेंगे। तो इसलिए कीमतों का गिरना भी हानिकारक है और कीमतों का बढ़ना भी हानिकारक है। कीमतों का बहुत अधिक बढ़ना उपभोक्ता वर्ग को बाहर कर देगा, आउट कर देगा, और कीमतों का गिरना उत्पादक वर्ग को आउट कर देगा। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का मौजूद रहना अति आवश्यक है। इसलिए अर्थव्यवस्था में कीमतों का लगभग स्थिर बने रहना अति आवश्यक है। इसीलिए व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना आवश्यक है। और व्यापार चक्रों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, हम यहाँ बात करेंगे। देखो, पहला है, यहाँ हम देखते हैं, ये थोड़ा नीचे चला गया, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है फिस्कल पॉलिसी, फिर आता है डायरेक्ट कंट्रोल। मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। तो मौद्रिक नीति के जरिए कैसे तेजी या मंदी को नियंत्रित किया जाता है, तो मैंने यहाँ आगे लिया है CRR, SLR, OMO, CRR, RRR, MSF, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे मौद्रिक उपकरण हैं जिसके जरिए, मौद्रिक नीति के जरिए तेजी या मंदी के दौर को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर है, हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति के अंतर्गत 2 प्रकार के उपाय होते हैं, परिमाणात्मक और चयनात्मक। हमने पिछली वीडियो में ये समझ चुके होंगे, आपने देख चुके होंगे मेरा वीडियो। नहीं है तो आप जरूर देखें कि क्वांटिटेटिव उपकरण के जरिए CRR, SLR, OMO यानी ओपन मार्केट एक्टिविटी, RR और RRR, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, इनके जरिए जो है मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है। लोगों की जेबों से पैसे को खींचा जाता है, पुल किया जाता है। अब आप कहोगे एक बैंक कैसे लोगों को पैसे को खींचेगा, तो उसके लिए जो CRR है, SLR है, ये बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। जब CRR, SLR के रेट को बढ़ा देंगे, तो बैंकों के पास लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, बैंक कम लोन देंगे। OMO क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसके जरिए बैंक क्या करता है, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है बेचना शुरू कर देता है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आम लोगों को बेचेगा, तो उससे पैसा लोगों से खिंचकर बैंक में आ जाएगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो लोगों के पास चली गई या गवर्नमेंट के पास चली गई। तो उससे क्या हुआ,
पैसा जो है वो मनी का फ्लो है वो बैंक की तरफ हो गया। इसी प्रकार आरआर और आरआरआर, इसमें क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये भी दरें हैं। इससे लोन महंगा या सस्ता हो जाता है। जब आरआर और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से। जब महंगा लोन मिलेगा तो आगे लोन और महंगा देंगे। जब लोन महंगे हो जाएंगे तो हम लोग लोन की मांग कम करेंगे, तो लोगों के पास पैसा क्या जाएगा, कम जाएगा। इस तरह एमएसएफ भी है, इसको हमने उसमें समझ पाए हैं। तो यहाँ मैं नहीं ज़्यादा जो है इसको नहीं ले पाऊँगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगी साख नीति और सस्ती साख नीति हम इसको कह सकते हैं। जब मुद्रास्फीतियाँ तेजी का दौर होता है वो महंगी साख नीति बनाई जाती है। इनको हर चीज़ों को इन इन अनुपातों को जो है बढ़ाया जाता है। और जब मंदी का दौर होता है, जैसे कोरोना अभी कोविड-19 चल रहा है, तो बड़ा मंदी का दौर चल रहा है, हर चीज़ में मंदी है। तो ऐसे स्थिति में बैंक का आपने देखा होगा आरबीआई हर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के विश्लेषण में रेपो रिवर्स रेपो को कम करता जा रहा है, बहुत नीचे ले आए हैं, ताकि लोगों को सस्ते लोन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले, उनके पास पैसा आए और वो डिमांड करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए भी हम तेजी और मंदी को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है फिस्कल। फिस्कल जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो देखिए, राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी में क्या, ये कौन सी पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट का आय और व्यय इसके अंतर्गत आता है। सरकार ने कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ से सरकार को पैसा आएगा। यदि सरकार मंदी का दौर है, सपोज करो कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार राजकोषीय नीति से क्या करे। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी ना किसी तरीके से अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों की जेबों में पैसा जाए। गवर्नमेंट सड़कें बनवाए, ब्रिज बनवाए, कोई इस तरह से काम करे कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की जेबों में पैसा जाए। नरेगा चलाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने नरेगा पे, इस प्रकार की एक्टिविटियों पे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। गवर्नमेंट यानी एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, सब्सिडी दे। और यदि तेजी का दौर है, तेजी आ गई, कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पैसा कम खर्च करे और लोगों को टैक्स के जरिए पैसा ज़्यादा ले ले। टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए गवर्नमेंट लोगों से पैसा खींच लेती है। ठीक है, तो तेजी के दौर में टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडी इत्यादि को क्या किया, कम करें। और यदि मंदी का दौर है कोविड-19 की तरह, तो ऐसी स्थिति में टैक्सेस को कम किया जा रहा है। जीएसटी को कम करने पे प्रेशर दिया जा रहा है कि इतना हम पैसा गवर्नमेंट को कैसे आम आदमी देगा, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा खर्च करे और आय को कम करे और व्यय को ज़्यादा करे। तो फिस्कल पॉलिसी के जरिए मंदी से निजात पाया जा सकता है। उसके बाद आता है डायरेक्ट कंट्रोल। कई बार क्या होता है, जब ये दोनों नीतियाँ पूर्णतः सक्षम नहीं होती या इसका प्रभाव पूर्णतः नहीं हो पाता, तो फिर डायरेक्ट कंट्रोल भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पीछे अनियन के भाव बहुत बढ़ गए थे, प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, या तो अनियन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, प्याज के उत्पादन को बढ़ाए। तो इतनी अल्पकाल में एकदम से तो प्याज उगाया नहीं जा सकता, तो फिर क्या तरीका है, एक्सपोर्ट। जो प्याज की कमी थी, काला बाजारी को दूर करें, ये भी हो सकता है। और साथ में जो शॉर्टेज है प्याज की, उसको दूसरे देशों से मंगवा के पूरा कर देंगे। जब विदेशों से प्याज आने लगा, एक्सपोर्ट हमने किया, तो धीरे धीरे जो है प्याज के रेट जो है वो कंट्रोल में आ गए, कीमतें गिरने शुरू हो गई। इस तरह इंपोर्ट है, किसी चीज़ की कीमतें बहुत गिर रही हैं, मान लेते हैं हमारे देश में किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स जो है हतोत्साहित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ी मात्रा में उनका इम्पोर्ट प्याज का हमने इम्पोर्ट किया, मैंने गलत बोल गया, एक्सपोर्ट तो हम बाहर बेचते हैं माल, वो होगा ना। तो जब अनियन के प्राइस बढ़े हमारे देश में, तो हमने उसका इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट करके हमारे देश में अनियन आया, तो अनियन की शॉर्टेज कम होगी और प्राइस नीचे आ गए। और यदि किसी चीज़ की प्राइस कम हो रहे हैं, तो हम उसका एक्सपोर्ट कर देंगे विदेशों को, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी विदेशों में, तो कीमतें हैं उसकी बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार से प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी से मतलब है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं। यदि
कीमतें बढ़ रही हैं तो उत्पादन को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके। हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अपने आप ही जो है इन्फ्लेशन, महंगाई क्या हो सकती है? कंट्रोल हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए व्यापार चक्रों को नियंत्रित किया जाता है। और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल किया जाए, काला बाजारी को कंट्रोल किया जाए, एमएसपी है, सरकार प्रशासित कीमतों के जरिए भी जो है इसको नियंत्रित करती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हम व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।